नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में, जहां पर हम रोजाना सुबह 9 बजे विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर रोजाना 10 मिनट की एक महत्वपूर्ण कक्षा रखते हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों पर एक एक करके चर्चा करते हैं और ऐसे विषयों को छाट कर लाया जाता है जो आपकी जानकारी के लिए भी और आपकी परीक्षा के लिए भी, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो स्वागत है द 10 मिनट शो के एक नए सेशन में, जहां आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपातकाल या आपात से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है, कहां कहां वर्णन है, और अगर कहीं आपातकाल आ जाता है तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं आएंगी, ये सारी चर्चाओं के बारे में मैं 10 मिनटों में क्रिस्प और क्लियर करके बताने वाली हूं। इसका मतलब यह है कि आज आपको अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक की सारी चर्चाएं पक्की हो जाएंगी। और आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स की क्लास के साथ साथ इस कक्षा से आपके 2 नंबर तो किसी भी परीक्षा, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए पक्के हो जाने हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक आ चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन सभी स्टूडेंट तक जो आपात उपबंध को 10 मिनटों में समझना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपातकालीन प्रावधान जो है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है, भाग है 20 और 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था भारतीय संविधान में अपनाई गई है। भारतीय संविधान की यह अनुच्छेद है 18 और भारतीय संविधान की यह जो आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, यह राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के रूप में देखने को मिलती हैं। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक के सारे उपबंध आपको याद होना चाहिए। जबकि भाग 20 में तो क्या है, भाग 20 में है आपका संविधान संशोधन, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। कुछ चलचित्र आपके सामने हैं कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगाया गया, क्या क्या प्रावधान है, अगर आपातकाल लग जाता है तो किन किन चीजों पर आपकी रोक लग जाएगी, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो रद्द हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं, उन सब की जानकारी भी आज के सेशन में मिलेगी। क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आपात उपबंध जो कि हमारे भारतीय संविधान में 3 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के रूप में दिए गए हैं। मैंने आपको बताया अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के रूप में वर्णित है। भारतीय संविधान में इन तीनों आपातकालों की व्यवस्था बताई गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपातकाल या इमरजेंसी लगाई क्यों जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ असामान्य परिस्थितियां जब संविधान के सामने हो जाए, संविधान का तंत्र विफलता की ओर जाने लगे, तो तब यह आपातकाल लगाने की जो सिचुएशन है वो आ सकती है। एक एक करके समझेंगे व्यवस्थित रूप से, ताकि हर एक कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो सके। सबसे पहले हम उठाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी को। राष्ट्रीय आपातकाल को समझना हो तो यह भी समझिए कि यह है भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 कौन से अधिनियम से आपातकाल उपबंध लिए गए हैं? अनुच्छेद 335 से ये आपातकाल उपबंध लिए गए हैं। कोई भी असामान्य स्थिति हो, उससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इन आपातकाल को लागू किया जाता है, ताकि संविधान विफलता तंत्र की ओर ना जा सके। साथ ही साथ इन प्रावधानों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि जब संविधान विफल होता है तो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर चोट आ सकती है, जो कि हमारे लिए स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए इसको उसकी सुरक्षा करने के लिए आपातकाल लगाना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें अनुच्छेद 352 की, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की अगर स्थिति बनती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बनती है, तो अब यह भारत में, संपूर्ण भारत या फिर भारत के किसी एक हिस्से में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के रूप में अनुच्छेद 352 लगाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह जैसा शब्द ना होकर के आंतरिक अशांति था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ और 44वें संविधान संशोधन के तहत इस शब्द को परिवर्तित आंतरिक अशांति से सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह तब, यानी कि आपातकाल की घोषणा कब की जाएगी? तो इन जितने भी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होगा तब ही की जाएगी, यह भी आपको याद रखना। लेकिन अगर किसी भारत में, भारत क्या किसी देश, भारत के किसी क्षेत्र में अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो फिर उसे आंतरिक आपातकाल कहेंगे। ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए।
ऑब्वियसली बात है, मैंने बोला कि ये किसी एक में या फिर किसी पूरे भारत में या फिर भारत के किसी क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 बहुत अच्छे से उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को आप अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हो। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है, इमरजेंसी दिख रही है आपको इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में, है ना। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं करता है तब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति को ना भेज दे। तो कहीं ना कहीं संघ के मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण स्थान रहता है, लेकिन घोषणा तो राष्ट्रपति ही करेगा, है ना। यह जो सब प्रावधान है वो पहले नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। ऐसे उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 पारित होना अति आवश्यक है, तभी यह आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और 1 महीने के अंदर अनुमोदन ना मिलने पर यह प्रवर्तन में नहीं रहती है, लेकिन कभी एक बार अगर इसको अनुमोदन मिल गया तो 6 माह के लिए यह प्रवर्तन में बनी रह सकती है। यह जानकारी भी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और उसे समाप्त भी किया जा सकता है। इसको समाप्त करने के लिए और अनुमोदित करने के लिए फिर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, और समाप्त कर देना चाहे या जारी रखना चाहे ऐसा राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अब क्या क्या प्रभाव होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी आती है? तो भाई नेशनल इमरजेंसी लगी है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो संघ की कार्य शक्ति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कार्यपालिका जो होती है, किसी भी कार्यकारी शक्ति की जो शक्ति है या फिर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा, सिर्फ केंद्र सरकार की जो निर्देशात्मक शक्ति है उसे निलंबित कर दिया जाएगा। अगर विधायी की बात करें तो संसद को राज्य सूची में वर्णित जितने भी कानून है उसको बनाने का अधिकार तो प्राप्त हो ही जाता है, साथ ही साथ राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से कार्यकारी केंद्रीय रूप में और विधायी रूप में दोनों ही यहाँ पर अप्लाई होगी, ये जानकारी भी आपको लेना है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल में कोई प्रभाव आता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रभाव आ सकता है। लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष जो सामान्य कार्यकाल है इसके आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में, ये याद रखना, सिर्फ एक समय में 1 वर्ष के लिए ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कितने समय तक के लिए, तो इसकी कोई सीमा यहाँ पर भी घोषित नहीं की गई। अगर इसी प्रकार विधानसभा की बात करें तो यही प्रोविजन राज्य की विधानसभाओं में भी लागू होता है। अगर हम बात करते हैं कि मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपके लिए एक जानकारी योग्य चीज है कि मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। इसके अनुच्छेद 358 और 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभावों का बहुत बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 19 पर मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है और 20-21 के जो अधिकार है उनको छोड़ करके इनका निलंबन किया जा सकता है। लेकिन याद रखना ये तभी होगा जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 352 के तहत, है ना। मूल अधिकारों के तहत यह निलंबित हो जाते हैं और जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है वैसे ही अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता पुनः अपने आप जीवित हो जाएगी, है ना। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों को युद्ध आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है। अगर आंतरिक आपातकाल लगता है तो ये डिपेंड करता है कि इसको निलंबित करना है या नहीं करना है। मूल अधिकारों पर और भी प्रभाव है जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो कि ये सारा जो निलंबन है वो अनुच्छेद 358 और 359 के अंतर किया जाता है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, अगर ये जानकारी लेना हो तो आपातकाल आपने देखा है कि भारत चीन युद्ध हो, नेफा वाला क्षेत्र हो 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध हो और साथ ही साथ आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 का व्यवस्था हो, इन तीनों आधार पर अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल ने संपूर्ण देश को कहीं ना कहीं प्रभावित तो किया ही किया है ना। अब देखते हैं राष्ट्रपति शासन क्या होता है। अनुच्छेद 300 अगर हम 56 की बात करते हैं तो इसको भी व्यवस्थित रूप से देख लेते हैं कि अनुच्छेद
तो 356 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन कैसे लग सकता है। राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या हुआ कि राज्य सरकार के निलंबन और संबंधित राज्य में प्रत्यक्ष रूप से केंद्र का शासन लग जाना, यानी राष्ट्रपति का शासन लग जाना। ऐसी कभी स्थिति हो कि राज्य की जो व्यवस्था है, राज्य का तंत्र है, वो विफल हो जाए, केंद्र के अनुसार ना चले, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। इसे राज्य का आपातकाल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन है। यह अधिकार देता है राष्ट्रपति को कि ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है जब राज्य संविधान के अनुरूप कार्य न करे, तब यह आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। क्या प्रभाव होगा? जैसा कि नाम में ही बोला है कि राज्य के शासन तंत्र की विफलता पर केंद्र के कानून लागू हो जाना, मतलब उस राज्य का पूरा अधिग्रहण केंद्र के द्वारा, केंद्रीय शक्ति के द्वारा कर लिया जाता है। पूरी कार्यकारी शक्तियां जो होंगी वह समाप्त हो जाएंगी और यह भी घोषणा की जा सकती है कि विधायी शक्तियों का निर्वहन संसद के द्वारा किया जाए। ठीक है, वह ऐसे सभी कदम उठा सकता है जहां पर राज्य किसी भी निकाय या फिर किसी भी प्राधिकरण से संबंधित प्रावधानों को निलंबित करना शामिल हो। कैसे कौन कौन से कानून हैं जो राष्ट्रपति शासन के समय निलंबित या निरसन किए जाते हैं, यह भी एक बहुत व्यवस्थित है कि क्या क्या आपको देखना है कि संसदीय स्वीकृति की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, पहली बात। और तब भी होगा राजनीतिक दल का नेता विधानसभा में बहुमत के लिए अगर आवश्यक न्यूनतम संख्या में समर्थनों के साथ ना ले पाए, और ऐसी स्थिति में भी आप राष्ट्रपति शासन की व्याख्या हाल ही के कुछ दिनों में जितने भी प्रकरण आए हैं उसमें आप देख सकते हो। वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो आपको पता है टचवुड के भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति नहीं बनी थी 1991 में, लेकिन एलपीजी यानी कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आर्थिक सुधार का द्वार खोला गया। तब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव थे, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 91 का जो नीति अपनाई गई उसमें हमें ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पाई कि वित्तीय आपातकाल लेना पड़ा हो। सेम ऐसा कोविड में आया था, लेकिन सिचुएशन को हमने हैंडल कर लिया है। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की स्थिति नहीं आई है, लेकिन थोड़ा जरूर पढ़ लीजिए कि अनुच्छेद 360 में ऐसा वर्णन किया गया है जब देश की वित्तीय स्थिरता यहाँ पर खत्म हो जाए, क्रेडिट की घोषणा हो जाए या क्रेडिट को खतरा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। संसद के दोनों के सदनों के समक्ष रख करके इसकी घोषणा की जाएगी। ठीक है, संसद की मंजूरी के बाद ही यह वित्तीय आपातकाल लागू होगा। और अगर देश में वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है जो कि अभी तक नहीं हुआ, केंद्र को यह शक्ति मिल जाएगी कि वो राज्यों को उनकी योजनाओं के आधार पर वित्तीय आदेश दे। देश के राष्ट्रपति ऐसी हालत में राज्य को सरकारी अधिकारियों के वेतन और भत्ते को सीमित करने का भी आदेश दे सकते हैं। तो ये सिचुएशन अभी आई नहीं है, तो आपकी जो सैलरी है वो कटने वाली नहीं है, ये भी याद रखना। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। देश में ऐसी दो स्थितियां आई थी, जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 1991 का आर्थिक संकट, लेकिन मैंने बताया उससे हम बहुत अच्छे तरीके से उबर गए। इसका परिणाम है कि तब से लेकर अभी तक देश की आर्थिक व्यवस्था स्थायी बनी रही है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। किन क्या कभी देश में लागू हुआ है? तो जैसा कि मैंने बताया कि जनहित याचिका में इसका वर्णन बहुत अच्छे से किया गया था और बताया गया था कि ऐसी स्थिति कोविड महामारी में आई थी, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं हो पाया और हमने दूसरी आर्थिक नीतियों को अपना करके इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर ली थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जानकारियां देने की मैंने पूरी कोशिश की होगी। अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं फिर से आपको नई जानकारी के लिए साथ मिलूंगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।